हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निकुति एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस क्या होता है, इस बारे में सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के क्या प्रोविजन है, क्या मेंटेनेंस की एप्लीकेशन एक बार फाइल करने के बाद उसमें अमेंडमेंट करवाया जा सकता है, और यदि करवाया जा सकता है तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के क्या साइटेशंस हैं, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 125 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताता है कि कोई भी जना जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और वो नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने के लिए, किस किस को करता है, इस बारे में मैं प्रोविजन पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इफ एनी पर्सन having sufficient means neglects or refuse to maintain his wife unable to maintain herself, उसकी वाइफ को नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने से, वो वाइफ जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, या सब क्लॉज बी कहता है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, उसके चाइल्ड जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, यदि वो भी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, या हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर who has attained majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain himself। सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी ये कहता है कि एक व्यक्ति के कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिनके कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी के कारण वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम ना हो, चाहे वो माइनर हो या ना हो, तो भी उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है उनकी मेंटेनेंस करने की। फिर कहता है डी, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उसके माता पिता जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम ना हो। ए मजिस्ट्रेट may of the first class may upon proof of such neglect or refusal order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। मजिस्ट्रेट जिसके सामने एक एप्लीकेशन लगाई जाए तो वो ये ऑर्डर कर सकता है कि फादर हो, मदर हो, वाइफ हो या चिल्ड्रंस हो, जिनके बारे में अभी डिस्क्रिप्शन दिया गया, उनको मंथली अलाउंस या वो अलाउंस जो टाइम टू टाइम दिया जाएगा उस पर्सन को देने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। अब देखिए, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है, ये अलाउंस जो है वो मंथली हो सकता है, और ये मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है कि उनको जो कि अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस of proceeding shall be payable from the date of order or if so ordered from the date of application। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझिए दोस्तों। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप डेट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, तो ऑर्डर की डेट से या जिस डेट को आपने एप्लीकेशन फाइल करी है उस डेट से मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन को अलाउ करके मेंटेनेंस की राशि को तय कर सकता है। अब इसका जो सब सेक्शन 3 है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो ये कहता है कि यदि कोई इस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता है तो एज अ पेनल्टी मजिस्ट्रेट उसको इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ का कर सकता है। जिस जिस ऑर्डर की अवहेलना की जाती है उस ऑर्डर के लिए 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। अब हम 125 का सब सेक्शन 4 जानेंगे कि कौन सी वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। तो देखिए, मैं पढ़ना चाहूंगा। नो वाइफ शेल बी एंटाइटल टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, और if without any sufficient reason she refused to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent। इसका मतलब समझिए, यदि कोई वाइफ एडल्ट्री में रहती है या बिना किसी कारण के सफिशिएंट रीजन के अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, या वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रहते हैं, तो ऐसी वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एक बार क्या मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है? तो 125 का क्लॉज 5 कहता है, सबसेक्शन 1 का 5 कहता है, ऑन प्रूफ दैट
any wife in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refused to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the magistrate cancel that order. यदि ऐसा प्रूफ हो जाता है कि वो एडल्ट्री में रहती है ऑर्डर पास करने के बाद भी, या उसको रिफ्यूज कर देती है उसके साथ रहने के लिए, तो मजिस्ट्रेट ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि कोई कंप्लेंट फाइल करे वाइफ और उसमें कोई गलती रह जाए, कोई टाइपोग्राफिकल एरर रह जाए, सहवन से कोई त्रुटि रह जाए, या कोई ऐसा अमेंडमेंट जो करवाना जरूरी हो वो रह जाए, तो क्या अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अलाउ किया जा सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि क्रिमिनल लॉ में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 6 रूल 17 है जो अमेंडमेंट के बारे में बताता है, जिसमें आप प्लीडिंग्स को अमेंड करवा सकते हैं, पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए, अमेंडमेंट करवाया जा सकता है। इसके लिए सेम कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जहां पर 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन चल रही है, कोई छोटी सी गलती रह गई, कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गई, कोई नाम में, एड्रेस में, या हस्बैंड की इनकम में, या एड्रेस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए और इसमें रिलीफ मांगनी चाहिए कि ये गलती से ये टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है, इसको अमेंडमेंट कर दिया जाए। अब ये क्वेश्चन कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट्स के सामने आया कि जब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट का प्रोविजन ही नहीं है, तो 125 सीआरपीसी को कैसे अमेंड करवाया जा सकता है। तो इस बारे में हम कुछ जजमेंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. सुकुमार वर्सेस एस. सुनंदन, ये डिसाइड हुआ 2 जुलाई 2015 को। इसमें उन्होंने हवाला दिया यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस मोदी डिस्टिलरी एंड अदर्स का, और कहा कि यदि कोई कंप्लेंट में टाइपोग्राफिकल एरर है या कोई छोटी सी गलती है, तो मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू अमेंड विदाउट प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तो प्रोविजंस नहीं है अमेंडमेंट के, लेकिन मजिस्ट्रेट ऐसे छोटे से अमेंडमेंट्स को अलाउ कर सकता है। अब इसी तरह से मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया। ये 3 फरवरी 2010 को मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन में तय किया। केस का नाम है चिन्नप्पयन वर्सेस चिन्नय चटर्जी। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा, मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि बिना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अमेंडमेंट के 125 सीआरपीसी को कैसे अमेंड करवाया जा सकता है कंप्लेंट को। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया और फिर कहा कि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में, चाइल्ड के डिस्क्रिप्शन में, डेट ऑफ मैरिज में, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में यदि कोई विसंगति रह गई है, तो उसको अमेंड करवाया जा सकता है। इसी तरह का क्वेश्चन ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है श्रीमती मारिया वर्सेस उमेश। डिसाइड हुआ 23 जनवरी 2018 को, और इसमें ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट में अमेंडमेंट रिप्लाई के बाद, यदि रिप्लाई से पहले इसमें पिटिशनर ने अमेंडमेंट सॉर्ट किया, तो अमेंडमेंट अलाउ किया और कहा कि ऐसा अमेंडमेंट अलाउ कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन एक उड़ीसा हाईकोर्ट के सामने आया। केस का नाम है सबिता साहू वर्सेस खिरोद कुमार साहू। केस डिसाइड हुआ 20 मार्च 1990 को, और उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी कहा कि 125 सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो से हमने लर्न किया कि 125 सीआरपीसी की कंप्लेंट में किस तरह अमेंडमेंट किया जा सकता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में क्या साइटेशन और ऑनरेबल हाईकोर्ट्स के क्या साइटेशन है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।